एंड आप सभी को मेरा नमस्ते। चलिए फिर भैया आ जाइए जल्दी से फटाक से। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहित आ चुके हैं, ओमवीर आ चुके हैं और जोगेश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, कार्तिक आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, सुमित गुड आफ्टरनून बेटा। कार्तिक हेलो। हीरो हीरो भी है हमारे बैच में, देख रहे हो आप, आज पहली बार देखने को मिला है। सौरभ है, पंकज है, मनीष है, राहुल है, भाई सभी को गुड आफ्टरनून। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। हम लास्ट क्लास में ह्यूमन डिजीज, कल की क्लास में हमने ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग स्टार्ट कर दिए थे। ह्यूमन डिजीज मनुष्य के शरीर में मैंने कहा था दो टाइप से हो सकती है। एक बाई बर्थ, जो बाई बर्थ होती है उनको हम आनुवंशिक रोग या हेरिडिटरी डिजीज या जेनेटिक डिजीज कहते हैं, और जन्म के बाद आप कभी भी एनवायरमेंट से एक्वायर कर लो उनको आप एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, जिसको आप दो कैटेगरी में बांटते हो। पहला क्या, तो आप बताओगे बच्चा, पहला कैटेगरी था कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, जो किसी पैथोजन के हमारे शरीर में आ जाने से हो जाती है। बाहर से कोई रोग जनक हमारे बॉडी में आता है और आप बताओगे बच्चा वो हमें बीमारियां कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलकाता पुलिस एसआई के एग्जाम में मैम आपका पढ़ाया हुआ ही आया। अच्छा, आप सौरभ कोलकाता से हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो चार टाइप से हो सकती है। बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगस से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से। हमने स्टार्ट कर दी थी बैक्टीरियल डिजीज। पहले हमने पढ़ाया आपको कि बैक्टीरिया होते क्या है, उसके बाद हमने पढ़ाया आपको बच्चा कि ये बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, जिसमें हमने तीन कल पढ़ ली थी। अच्छा बताओ कौन कौन सी पढ़ ली थी, इतना तो याद करना पड़ेगा ना कि मैम ने कौन कौन सी पढ़ा दी थी, है ना। तो तीन हम पढ़ा चुके हैं आपको, कौन कौन सी। पहला हमने टीबी पढ़ा था, जिसका वैक्सीन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दे देना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा हमने टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार या तिपैदिक बुखार कहते हैं, हमने वो पढ़ा था। और तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन सा, न्यूमोनिया, जो कुत्तों और बच्चों को जल्दी हो जाता है। कुत्तों को भी न्यूमोनिया होता है, बिल्कुल होता है, छोटा पपी होता है ना, छोटा बच्चा, उसको होता है। ठीक है, सूरत करे बहुत पेन हो रहा है मैम, बताइए कैसे ठीक करे, क्या हो गया आपको, क्यों पेन हो रहा है। बीमारियां जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो आप लोग बीमार होने का ढोंग करने लग जाते हैं। ठीक है, चलो जॉइंट्स पेन हो रहा है आपको, क्या हो रहा है जॉइंट्स पे। चलो नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा, 4 नंबर पे जो आती है वो कौन सी आती है, हम लिखेंगे 4th नंबर पे कोलेरा। बच्चा टेस्ट लूंगी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इस वीक का बोला है ना मैंने, किस वीक में टेस्ट लूंगी, तो यकीन मानिए इस वीक में मैं टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, जब मैंने कहा है टेस्ट लूंगी तो इस वीक में मैं टेस्ट ले लूंगी, चाहे किसी भी टाइम पे शेड्यूल लगवा के आपको नोटिफिकेशन भेज के ले लूं मैं, डोंट वेरी। अभी मेरा ये मानना है कि मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूं ह्यूमन डिजीज को, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंडे से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहती हूं, इसलिए बच्चा। ठीक है, कोलेरा, हेजा, आपको याद है 2007-8 के समय पूरे गांव के लोग हेजा से ग्रसित हो रहे थे। अब ये कोलेरा नहीं है, अब ये हेजा नहीं है, अच्छी बातें नहीं है। तो कोलेरा कैसे होता है वो सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोलेरा किससे होता है, तो आप क्या बताओगे, एक जीवाणु से होता है, ये किससे, एक बैक्टीरिया से होता है। इसका पैथोजन कौन है, तो एक बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, तो विब्रियो कोलेराई नाम का एक बैक्टीरिया होता है। सबसे ज्यादा ये बैक्टीरिया कहां पे रहता है, ये रहता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर। प्रदूषित पानी पीने से आपने ऐसा पानी पिया जिसके अंदर ये बैक्टीरिया थे। देखो आजकल तो हमारे घरों में लगभग सब लोग ही क्या रखने लग गए हैं, एक्वागार्ड फिल्टर लगाने लग गए हैं ना। लेकिन 2007-8 गांव में कहां पे इतने फिल्टर पहुंचते थे, तो गांव के लोग क्या करते थे, ट्यूबवेल का पानी, बोरिंग का पानी पी लेते थे। तो बोरिंग का पानी जो ठहरा हुआ पानी था या टैंक से पानी निकाल के पी लेते थे, उसके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपते थे। इसलिए मैंने कहा कि पूरा का पूरा गांव हेजा से ग्रसित होता था उस समय, है ना। तो कॉन्टामिनेटेड वाटर का मतलब होता है प्रदूषित पानी, और अगर ऐसे पानी से बना हुआ आपने भोजन खाया तो उससे भी हो जाता था। तो ऐसा खाना खा लिया जिसके अंदर विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया आ गया, या आपने ऐसा पानी पी लिया जिसमें ये बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, ये कैसे होता है अब जरा ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधा और सीधा जाके आपके पेट खराब करने का काम करता था, आपके स्टमक को अपसेट कर देता था, पेट को खराब कर देता था, जिसकी वजह से आपको उल्टियां, वॉमिटिंग, दिन में 5 बार 7 बार वॉमिटिंग, और आपको लूज मोशंस यानी कि दस्त लग जाते थे, यानी कि डायरिया। देखो उल्टी दस्त को हम बायोलॉजी में डायरिया का नाम दे देते हैं। डायरिया का मतलब होता है जब आपको उल्टी भी आ रही है और दस्त भी लग रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया, तो उसे साइंस में डायरिया बोल देते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे ये बैक्टीरिया करता था इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ दिख रहा है ना, बच्चा हुआ बना हुआ, बिल्कुल ये होते हैं विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया। इस तरीके का बैक्टीरिया, देखो नाम लिखा हुआ विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया। ये कोलेराई बैक्टीरिया कहां जाता था, मैंने कहा ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये जाता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन कर देता। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज स्प्रेड मोस्टली बाय अनसेफ वाटर एंड अनसेफ फूड। अनसेफ वाटर और अनसेफ फूड का मतलब क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर, राइट, जो सेफ नहीं है। ऐसा आपने खा लिया तो आपके डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था, छोटी आंत में जाता था। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये बीमारी या ये बैक्टीरिया कौन से ऑर्गन को डैमेज करते थे, तो आप लिखोगे इट इफेक्ट्स ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत को प्रभावित करता था, और जिसकी वजह से आप खाना जो खाते वो पचता नहीं, तो आपको वोटरी डायरिया का मतलब होता है दस्त, पानी जैसा दस्त लग जाता था। नोजिया एंड वोमिटिंग, मन मचला के उल्टियां हो जाती थी, और शरीर से अब उल्टी कर रहे हो दस्त हो रहा है, उल्टी कर रहे हो दस्त हो रहा है, शरीर में पानी टिक ही नहीं रहा है, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता था। और पता है बच्चे मर किससे जाते थे, इस डिहाइड्रेशन से मर जाते थे, कि पानी पी नहीं पा रहे, बाहर से पी नहीं पा रहे, क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन हो गया। और इस बीमारी में जो मेनली जो बच्चे जिनकी कोलेरा से डेथ हो जाती थी वो डिहाइड्रेशन से मर जाते थे बच्चा, उनके बॉडी में पानी की कमी हो जाती थी, निर्जलीकरण हो जाता, पानी की कमी से मर जाते थे वो।
राइट। और अगर बहुत दिनों तक कोलेरा है, डॉक्टर के पास नहीं गए, दवाई सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो बच्चा देखो और क्या क्या हो सकता था। आगे चलकर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती, धक 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 बहुत तेज उसका हार्ट ब्लड को पंप करता और बीपी कम हो जाता, आगे चलकर बीपी लो हो जाता और फिर कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती। हाँ, उसका हार्ट भी फेल हो सकता था, उसका स्ट्रोक भी पड़ सकता था और आगे चलकर उस बच्चे की डेथ हो जाती थी। इस बीमारी को कोलेरा कहते हैं। अब ये कोलेरा नहीं है इतना ज्यादा, या है ही नहीं, मतलब ज्यादा क्या होता ही नहीं है, बिकॉज ऐसा माना गया है ये बैक्टीरिया ही अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक बार बहुत ज्यादा आए थे, 3-4 साल तक मुझे भी हुआ था, मैं मम्मी बताती है, मेरे को तो याद नहीं, छोटी थी तब, कि तुम्हें भी बहुत देश कोलेरा हो गया था, हेजा हो गया था। तो गर्मियों के समय बहुत होता था ये, क्योंकि गर्मियों के समय में हम पानी थोड़ा प्यास जल्दी से लगती है तो हम सोचते समझते नहीं थे कि कहां से पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और गर्मियों में ना ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते भी थे, ये ग्रो भी करते थे। तो बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोलेरा किससे होता है, कोलेरा में कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है। अब बताओ कौन से सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे मैंने पढ़ाया था टीबी न्यूमोनिया किसको करता है बच्चा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को। ऐसे ही कोलेरा एंड टाइफाइड किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। 4 पढ़ ली हमने, 5वीं लिख लो आप, प्लेग, जिसका वेक्टर चूहा होता है, प्लेग। और इसको ना प्लेग के साथ साथ और क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ। पूछा हुआ है कि किस बीमारी का नाम काली मौत होता है। ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाथ पांव काले पड़ जाते थे। दिखाऊं कैसे, इसको काली मौत भी कहा गया है। ये देखो बच्चा, ऐसे कहीं पे होगा फोटो, ये देखो, ये देख रहे हो पांव कैसे काले पड़ गए, ये देख रहे हो हाथ के नाखून कैसे हो गए, इसी को प्लेग कहा गया है, इसी को प्लेग। ये इंडिया में अभी इतनी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा साउथ अफ्रीका साइड आज भी ये कुछ बीमारियां होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, हमारे इंडिया में नहीं है। सिम्टम्स नहीं आते हैं सुमित एग्जाम में इतने, और स्पेसिफिक सिम्टम होता है जो मैं लिखवा रही हूं वो आपको याद रखना है। प्लेग किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन कौन है, तो याद रखिएगा ये भी एक बैक्टीरिया से ही होता है। इसको भी रोग को जन्म कौन देता है, एक बैक्टीरिया, कौन सा, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस नाम का, यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया सबसे पहले किसमें आता था, तो ये आता था चूहे में। तो इसका वेक्टर एग्जाम में आता है, पूछता है चूहे से कौन सी बीमारी होती है, या चूहे किस बीमारी का वेक्टर होते हैं। देखो या तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे या पूछेगा ऐसे, तो आपको तो दोनों तरीके से याद रखना है। तो चूहा के अंदर ये बैक्टीरिया आ गए, फिर उस चूहे ने आपका खाने को जूठा कर दिया, आपके पानी को जूठा कर दिया, कोई आपके कपड़े वपड़े पे लग गया, या आप सो रहे थे आपको काट गया। बहुत बार होता है चूहा काट जाता है, कान काट जाता है, अपने गाँव में सुना होगा। आपका खाना आपने ढक के नहीं रखा खाने को, उस खाने को चूहा जूठा कर गया, तो उस खाने से, उस कपड़े से, या आपको कहीं पे काट गया, तो बच्चा क्या हो जाता है, तो आपके बॉडी में भी ये बैक्टीरिया आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कैसे ट्रांसमिट होता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि रैट, अच्छा रैट लिखोगे या माउस लिखोगे आप, जैसा रैट माउस दोनों लिखना, रैट कैरीज प्लेग बैक्टीरिया। तो चूहे होते हैं उनके अंदर प्लेग वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चूहे को किसी मक्खी वक्खी ने काट लिया, फ्ली ड्रिंक्स रैट्स ब्लड, यानी कि कोई मक्खी वक्खी अपने घर में जो घरेलू मक्खी होती है ना, जो गर्मियों में आती है बहुत ज्यादा, उसने मान लो इसको काट लिया है ना, तो मक्खी में आ जाएगा, ये बैक्टीरिया मक्खी में आ जाएगा। अब मक्खी कैसे ना कैसे करके हमारे कांटेक्ट में आ गई, हमारे खाने पे, हमारे फल फलों पे, सब्जियों पे बैठ गई कहीं से, तो हमारे बॉडी में आ जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे प्लेग से। अब जैसे ही हम इन्फेक्टेड होंगे तो हमें होगा क्या, तो बच्चा सुनो ध्यान से, इस तरीके के हमारे स्किन पे अल्सर से पड़ेंगे, इनको ब्यूबो कहा जाता है। पता है इस तरीके से स्किन के ऊपर काले कलर का धब्बा, मैं काला बना नहीं सकती ना, ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा और इस स्पॉट को ब्यूबो कहा जाता है। ब्यूबो, ब्यूबो हिंदी में कोई नाम नहीं है, काला धब्बा, इसको काला धब्बा भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टेज पे तो छोटा मोटा होता है, फिर आगे चलकर ये इतना फैल जाता है कि देखो बच्चा ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी आपकी स्किन काली पड़ जाएगी, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी और आप हार्ट अटैक से या आपका हार्ट फेल होकर आप मर जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काली मौत किस बीमारी को कहा गया है, या चूहा किस बीमारी का वेक्टर है, या प्लेग किससे होता है, या पूछेगा कौन सी बीमारी में हाथ पांव या स्किन ऐसे काली हो जाती है एकदम और इंसान मर जाता है, या पूछेगा आपसे कि ब्यूबो या ब्यूबोनिक सिम्टम किस बीमारी का होता है। देखो ऐसे ब्यूबो बनेगा, ऐसे फिर वो काला पड़ने लग जाता है धीरे धीरे। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस बीमारी में ब्यूबो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्यूबो बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक और फोटो लिखा है, देख लो, इस चूहे के अंदर ये बैक्टीरिया थे, ये मक्खी कैसे भी इसके कांटेक्ट में आ गई, इस मक्खी से हम लोगों में हो जाएगा इस तरीके से यर्सीनिया पेस्टिस का इन्फेक्शन। यर्सीनिया पेस्टिस का मतलब होता है प्लेग करने वाले बैक्टीरिया। तो यहां पर जो मेन याद रखनी थी, पहला क्वेश्चन, दूसरा देखो माउस या रैट, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन बनेंगे इससे। मैंने कहा हमारे कंट्री में ये बहुत रेयर डिजीज है, लेकिन साउथ अफ्रीकन साइड अभी भी ये बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, चलो कार्तिक कह रहे हैं मैम हर बात पे अब डेथ की बात मत करा करो। अच्छा मैं ऐसे बोलती हूँ आपकी डेथ हो जाएगी, इसका मतलब होता है हम सबकी अगर हमें होगी बीमारी तो। अच्छा आगे से नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, आगे से नहीं बोलेंगे। 6 नंबर पे, 5 होगी टोटल, 10 पढ़नी थी ना हमें। 6 नंबर पे लिखो टिटनस। चलो टिटनस के बारे में सबने सुना है, अगर आपको लोहे से हाथ कट जाता है, किसी मेटल से लग जाती है, आपको चाकू से हाथ कट गया, ब्लेड से हाथ कट गया, रेजर से कट गया, तो आप भाग के डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर टिटनस का इंजेक्शन लगा दो। कहते हो ना ये बात, ऐसा क्यों कहते हो, कटने पे ही आपका हाथ चोट लग जाती है लोहे वोहे से या किसी धातु से कट जाता है तो आप भाग के डॉक्टर के पास
टिटनस का इंजेक्शन क्यों लगवाते हो, कभी सोचा है ऐसा? चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला, टिटनस जो है ना वो बच्चा किससे होता है, इसका पैथोजन कौन है, तो एक बैक्टीरिया ही होगा। इसको कौन जन्म देता है इस बीमारी को, इस बीमारी को जन्म देने वाला भी एक बैक्टीरिया है। कौन सा? क्लोस्ट्रोडियम टिटानी, लिखिएगा क्लोस्ट्रोडियम टिटानी, क्लोस्ट्रोडियम टिटानी इस नाम का बैक्टीरिया होता है। अब आपको पता है ये बैक्टीरिया कहां रहता है, ये किसी मेटल के ऊपर चिपका हुआ होता है। जैसे मैंने कहा ना, हमारे घर में कोई इसकी लोहे की कोई जगह रखी, लोहे की कील रखी थी, वो चुभ गई, उस कील के ऊपर ये बैक्टीरिया हो सकता है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, सबसे ज्यादा ये मिट्टी में रहता है। इसके अलावा ये कोई मेटल वेटल कोई धातु की वस्तुएं होती हैं, जैसे चाकू, जैसे ब्लेड हो गया, जैसे रेजर हो गया, इन सब के ऊपर ये लगा हुआ होता है। तो आपको जैसे ही इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि टिटनस वाले बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं। मान लो ये आपका पांव है, इस पांव में आपको चोट लग गई, चोट लग गई ना, चोट लग गई, घाव पड़ गया। अब क्या करते हो आप लोग क्या करते हो, उस घाव को खुला छोड़ देते हो, है ना, उसके ऊपर पट्टी वट्टी नहीं करते हो, फर्स्ट एड नहीं करते हो। तो इस घाव में अब मिट्टी में घूम रहे हो, उस मिट्टी में क्या है, ये आपके टिटनस वाले बैक्टीरिया होंगे, और ये बैक्टीरिया इस घाव से होते हुए आपके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी आपको कहीं पे चोट वोट लगे ना, तो उसको पट्टी से कवर कर लो, है ना, उसे खुला मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप खुला छोड़ दोगे ना, तो उस घाव से क्या होगा, आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब कहीं पर भी कोई वुंड पड़ता है ना, वुंड का मतलब होता है घाव, कोई चोट लगी, लोहे की कील से चोट लग गई, उस कील के ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए थे, या सिंपली आपको चोट लग गई, आपने उसको कवर नहीं करा, कवर नहीं करोगे, मिट्टी में ये बैक्टीरिया रहते हैं, और इस घाव से क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे आपके बॉडी में, आपके शरीर में ये एंटर कर जाएंगे। इसलिए हमें जब चोट लगती है या लोहे की वस्तु से चोट लगती है, तो हम चाहते हैं कि भैया अब हमें टिटनस से बच के रहना है, क्योंकि घाव पड़ा हुआ है, हाथ पांव में कहीं पर भी चोट लगी है। इसलिए आप डॉक्टर के पास भाग के जाते हो कि डॉक्टर मुझे टिटनस का इंजेक्शन लगा दो। लेकिन ये लाइन गलत है, आगे से कहना डॉक्टर मुझे एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगा दो। टिटनस का इंजेक्शन लगाने का मतलब है इंजेक्शन लगा के मुझे टिटनस कर दो, ठीक है, एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगवा दो, ठीक है। और डॉक्टर कौन सा वैक्सीन लगाता है इसके लिए, इसके लिए जो वैक्सीन आता है वो लगाया जाता है डीपीटी। बच्चा डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, ये याद रखिएगा, इट इज ए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। बच्चा ट्रिपल का मतलब क्या होता है, तीन बीमारियों से बचाएगा ये, टीका एक और 3 बीमारी से बचा देगा। जरा देखते हैं ये 3 बीमारी कौन कौन सी है। डी से बना डिप्थीरिया, अभी आगे पढ़ोगे आप, डी से बना डिप्थीरिया, ठीक है। पी से बना पर्टुसिस, और पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी। पर्टुसिस का मतलब होता है, अच्छा इसको बोलते हैं वूफिंग एंड कफ, बहुत दिनों तक आपको खांसी बुखार है ना, खांसी कफ है, कफ जम गया आपके छाती के अंदर, इसको बोलते हैं काली खांसी। हिंदी में लिखो, पर्टुसिस को काली खांसी, हिंदी में डिप्थीरिया को डिप्थीरिया कहेंगे, पर्टुसिस को काली खांसी कहेंगे, ठीक है। और टी से टिटनस बन गया। तो बच्चा एक इंजेक्शन लगवाया और कितनी बीमारियों से बच लिए हम, 3 बीमारियों से बच लिए, इसलिए हम इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। यस, मार्केट में बहुत सारे ऐसे वैक्सीन अवेलेबल हैं जो एक से अधिक बीमारियों के अगेंस्ट काम करते हैं, इट इज ट्रू। एक आगे पढ़ाएंगे आपको एमएमआर, वो भी 3 बीमारियों से बचाती है, राइट। तो टिटनस के अंदर होता क्या है मैम, अगर हो गया किसी को टिटनस, तो जरा देखिए क्या क्या होगा। बुखार आएगी, ठीक है, उसके बाद ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। आपको पता था ना बीपी कितना होता है, नॉर्मली 120/80 होता है, पढ़ाया था ना, ये हो जाता है 200-300, ठीक है। उसके बाद मसल्स के अंदर ये वाला हिस्सा होता है ना आपका बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला, इसमें अकड़न आ जाती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। और बच्चा इसमें क्या होता है, ये जो जबड़े होते हैं ना, अभी देखो मेरा जबड़ा कितना खुल रहा है, लेकिन अगर मुझे टिटनस बिगड़ गया मेरे बॉडी में, तो मेरे जबड़े लॉक हो जाते हैं ऐसे ऐसे, ये जबड़े खुलेगा नहीं। अब जबड़ा जब प्रॉपर नहीं खुलेगा, मैं खाना वाना चबा नहीं पाऊंगी और ना ही मैं निगल पाऊंगी। इसीलिए कभी कभी इस बीमारी को लोक जो डिजीज भी कहते हैं। लोक जो का मतलब होता है जबड़े लोक हो जाएंगे बच्चा, आपके जबड़े लोक हो जाते हैं, यानी कि जबड़े हार्ड हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मूव नहीं कर पाता है। तो आपसे पूछ ली किस बीमारी को लॉक जो डिजीज कहते हैं, जबड़े को लॉक करने वाली बीमारी, जबड़े हार्ड हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता है उसमें, फिर आप खाना वाना निगल नहीं पाते हो प्रॉपर, खाने को चबा नहीं पाते हो प्रॉपर, ठीक है। घाव से ये बीमारी एंटर कर जाती है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, और इससे बचने के लिए ये 5वां क्वेश्चन है, डीपीटी का इंजेक्शन। ये 5वां क्वेश्चन है, डीपीटी का इंजेक्शन, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको कभी चोट वोट लगे, भगवान ना करे ऐसा हो आपको, लेकिन हो तो तुरंत टिटनस का इंजेक्शन लगा ले, और जहां चोट वोट लगी है उसको थोड़ा सा कवर करके रखें, धूल मिट्टी से बचा के रखें उसको, और साथ में ही आप डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे डॉक्टर एंटी टिटनस का इंजेक्शन दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे कोई धातु वातु से चोट लग गई है, और हो सकता है उस धातु वातु के साथ क्या हो सकता है उस धातु वातु के साथ आपका क्या हो सकता है, कोई भी किसी तरीके का बैक्टीरिया लगा हुआ है वो आ जाए, ठीक है। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट बीमारी आती है। कितना नंबर हो गया बच्चा, 7 नंबर हो गया ना, एक बार नंबरिंग बताना कौन सा हो गया, 7 नंबर है ना, 6 पढ़ ली ना, 7 नंबर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया लिख दीजिए नेक्स्ट, डिप्थीरिया डिजीज, डिप्थीरिया रोग, ये भी खतरनाक बीमारी है, लेकिन बहुत रेयर होता है, कम होता है, हर साल 5-7 हजार लोगों को होता है, जिसमें से 4-5 हजार लोग कवर कर जाते हैं। डिप्थीरिया डिजीज, ये भी एक बैक्टीरिया से होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, इसका पैथोजन कौन है,
इसका रोगजनक कौन है? तो आपको बताना है बच्चा, इसका रोगजनक होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई बैक्टीरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम हिंदी में सेम नाम है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों गुस्सा मत हो जाना कि मैम हिंदी में क्यों नहीं लिखवा रही है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया बैक्टीरिया, डिप्थेरिया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से डिप्थीरिया नाम का बीमारी होता है। अब इससे बचने के लिए वैक्सीन है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। कौन सा वैक्सीन है? डीपीटी का। ठीक है, तो डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी के लिए हमें एक ही इंजेक्शन लग जाता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए बहुत रेयर है, क्योंकि आपने एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगाया तो ऑटोमेटिकली डिप्थीरिया का लग गया, तो हमें डिप्थीरिया होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये डिप्थीरिया कैसे फैलता है। ठीक है, कि डिप्थीरिया फैलता कैसे और उसमें होता क्या है। इस पे लिखा हुआ है कि ये नोज और थ्रोट को बहुत इफेक्ट करता है, नाक और गले को इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, नाक गला, यहां से हम सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऊपर वाला श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इसमें। गले में क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, और आपकी जो मुंह में आपकी क्या होती है, लार बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, उन सब में स्वेलिंग आ जाती है। और बच्चा कैसे फैलता है? देखो, ये एक ड्रॉपलेट इंफेक्शन है, यानी कि अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ गए, उठ गए, जिसका जूठा खा लिया, उसके कपड़े पहन लिए या उसके आसपास रह लिए आप, जिसको पहले से डिप्थीरिया था, तो उसने छींक दिया, खांस दिया, तो आपको हो सकता है। इट इज ए ड्रॉपलेट इंफेक्शन। ड्रॉपलेट इंफेक्शन का मतलब होता है बच्चा, पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाएगा। उस इंसान का अगर स्नीजिंग हो गया, उसने छींक दिया, उसका कोई कफ, उसका कोई लार आपके टच में आ गया, आपने उसका जूठा खाना खा लिया, जूठा पानी पी लिया, आपने उसके कपड़े पहन लिए, यूज में ले लिया, या उसके आसपास बैठ गए, तो बच्चा आपके बॉडी में ये हो जाता है, तब ये हो जाता है। तो इट इज ए ड्रॉपलेट इंफेक्शन। अब क्या होगा इसमें? तो मैंने कह दिया, एक तो नोज और थ्रोट, नाक और गले में इंफेक्शन होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, रेड आईज हो जाती हैं, नाक से डिस्चार्ज निकलने लग जाता है, नेजल डिस्चार्ज, यानी कि नाक से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। और नेक ग्लैंड्स दैट आर स्वोलन, यानी कि हमारे मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं? हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? लारीय ग्रंथियां सूज जाती हैं, लारीय ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, राइट। और जब बात करते हैं बच्चा कि कैसा ऐसा हो जाता है गला डिप्थीरिया में, देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से ये टॉन्सिल्स फूल के और उनमें पस पड़ के और आपका ये हिस्सा पूरा पस से भर जाता है। लेकिन ये सबसे लास्ट वाली स्टेज है, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज है डिप्थीरिया की। इतनी स्टेज बहुत ही रेयर आती है, बहुत ही कम लोगों में आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका इंजेक्शन लेके रखे हैं। नीरज बेटा, जो साइंस स्पेशल 24 में पढ़ा रहे हैं वही हम 25 में पढ़ाएंगे, अलग थोड़ी ना पढ़ाएंगे। बच्चे नए आ जाते हैं, साइंस नई थोड़ी बन जाएगी बेटा, है ना। जिन बच्चों को नया बैच परचेज करना है वो साइंस स्पेशल 25 में आएंगे। आप लोगों को काय को परचेज करना है? आप लोग पढ़ तो रहे हैं, आपके बैच में एडमिशन बंद हो गए तभी तो वो लोग फड़फड़ा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये होता है आपके डिप्थीरिया में इस तरीके से। और मैं बता देती हूँ कि डिप्थीरिया बहुत ही रेयर है, वो इसलिए कि बच्चा अब नहीं है ना इतना ज्यादा, इंजेक्शन लगवा लेते हैं पहले से ही। तो आपको याद ये रखना है और एक ये याद रख लेना, और इसके बैक्टीरिया का नाम, और इसके लिए भी वही टीका है। कौन सा टीका है? डीपीटी का टीका है, डीपीटी का टीका है, राइट। नेक्स्ट 8 नंबर पे लिखो लेप्रोसी। बहुत खतरनाक बीमारी यार। पिछले साल देखिए राजस्थान में गायों को लेप्रोसी हो रहा था, लंप डिजीज सुना था? वो लंप डिजीज ही हम लोगों में पहले होती थी, उसी को लेप्रोसी कहते थे। पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की बात है, राजस्थान में हजारों गाय माता की डेथ हो गई थी आपकी क्या कहते हैं ये लेप्रोसी से। लेप्रोसी ही थी, ऐसी थी। ठीक है, कुष्ठ रोग। इस बीमारी का एक नाम और भी है, इस बीमारी को हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हैंसन्स डिजीज। अच्छा, हैंसन्स डिजीज क्यों कहते हैं? हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए हम इनको हैंसन रोग भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेना किस बीमारी का नाम हैंसन रोग होता है, तो आप बताना वो यही होता है, राइट। नेक्स्ट जब बात करते हैं इसके पैथोजन की, कि कौन से बैक्टीरिया से लेप्रोसी होता है, इसका रोगजनक कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया, MTB बोलते हैं उसको, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया, लेप्राई बैक्टीरिया। इंडिया में नहीं है, खुश हो जाओ, लेकिन साउथ अफ्रीका साइड आज भी है ये बीमारी। इसमें क्या होता है भैया? बहुत गंदी बीमारी है, कुष्ठ रोग। सुना था अपने हिस्ट्री में पढ़ा ना, गांधी जी के समय कुष्ठ रोग बहुत ज्यादा हो गया था, तो गांधी जी ने एक ऑइंटमेंट बनाया था, एक लेप, एक घोल बनाया था इसके लिए, है ना, सुना होगा आपने शायद। ये क्या होता है? ये एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन होता है बच्चा, स्किन इन्फेक्शन होता है। उंगलियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं ताकि आगे ना फैले। अगर इतने हाथ में हो जाता था ना तो डॉक्टर इतना हाथ काट देता था ताकि इधर के हाथ में इंफेक्शन ना जाए। और ये कैसे? तो बेटा इट इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। हाईली कम्युनिकेबल का मतलब होता है अत्यधिक संक्रामक रोग। भैया एक इंसान को है आज और उससे जितने इंसान मिले ना सबको कर देगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है इट इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। उस इंसान से हाथ मिला लिया, उसका जूठा खाना खा लिया, उसका छींकना खांसने से कैसे भी आपके मुंह पे क्या गिर गया, लार वार गिर गया, तो आपको हो जाएगा। क्या होता है देख लो भैया, देख रहे हो सामने, सामने देख रहे हो, दिखने में अजीब सा लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें बेटा, एग्जाम में आता है तो दिखाना भी पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा, है ना। एग्जाम में आता है तो दिखाना भी पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा,
राइट। इस तरीके से स्किन ऐसी हो जाती है सड़ने। और ये सेम गाय के अंदर आई थी पिछले साल ही आई थी, 1.5-2 साल पहले आई थी। राजस्थान और यूपी की में बहुत गाय मर गई थी, बहुत इस बीमारी से, जिसको हमने लंपी डिजीज कहा था। गाय में ऐसे गांठ सी बनती थी, फिर फूट जाती थी उस गांठ से, उससे खून निकलता था, गाय की डेथ हो जाती थी। सेम बीमारी हम लोगों में पहले होती थी, जिसको हमने लैप्रोसी बोला, जिसको हमने कुष्ठ रोग बोला। ऐसे बड़ी सी एक गांठ होती, कहीं पे भी हो सकती थी, फेस, कान, नाक, हाथ, कहीं पर भी, दोनों उंगलियों के बीच में, यहां होगी, कहीं भी होगी। फिर वो फूटती और फूटने से उसके ब्लीडिंग होती, खून निकलता। राइट। तो इसी के अंदर याद रखना, लाइट कलर्ड स्पॉट ऑन द स्किन, पहले ऐसे स्पॉट पड़ते, फिर वो फूटता और आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती। हाथ पांव में नमनेस का मतलब होता है सूनापन, हाथ पांव सूने पड़ जाते थे इसके अंदर। मैंने कहा ना कि इतनी खतरनाक थी कि अगर एक हाथ में हुई ना तो उसको बच्चा डॉक्टर काट देता था। क्यों काट देता था? ताकि भैया वो आगे ना हो। तो ये एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है। और फिर इसके लिए मास लेवल पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया। इसके लिए ये वैक्सीन अलग से, इसका नाम या फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है। ये वैक्सीन आती थी मार्केट में, नाम है ये, जैसे फाइजर, कोविड के लिए आई थी ना फाइजर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वैसे ये एक नाम है LEPF1। इस तरीके की वैक्सीन लगाई गई थी और मास लेवल पे, मतलब हर एक कंट्री में बहुत जोरों शोरों से लगाई थी, क्योंकि बच्चा ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि अगर एक गांव में एक इंसान को हुई तो वो धीरे धीरे आगे चल के पूरे गांव में फैल जाती। और सेम बीमारी मैंने कहा ना लौट के आई थी गाय में, जो पिछले साल आई थी। ठीक है, तो ये 8 नंबर की बीमारी थी। अब 9 नंबर पे लिख लो। नेक्स्ट 9 नंबर पे आता है सिफिलिस रोग, सिफिलिस डिजीज, सिफिलिस रोग। हाँ बच्चा, मैं YouTube पे प्रैक्टिस करवाने का आज से मैंने एक अपने YouTube पे मैंने आज से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसको तिरंगा सीरीज का नाम दिया है मैंने। और उसमें मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया ना, आप लोग भी आ जाना उसको देखने। देखो मैं आपको दिखा, चलो क्लास में बात करें, पहले पढ़ ले। सिफिलिस डिजीज, इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें याद रखने वाली बात है, एक तो ये ट्रिपेनोमा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया से होता है। चलो लिख लो, इसके पैथोजन का नाम क्या है? पैथोजन का मतलब रोगजनक, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपेनोमा पैलेडियम। इस नाम का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और बच्चा पता है ये बैक्टीरिया कैसे फैलता है? ये बीमारी, इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है? एक लाइन समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज ए STD। अब STD का मतलब वो STD नहीं है, PCO वाली नहीं है कि आपने 1 रुपया डाला और 1 रुपया डाल के फोन मिला लो। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग। ऐसी बीमारी जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल में आ जाए, उसे हम यौन संचरित रोग कहते हैं बच्चा। ठीक है, महिला से पुरुष में, पुरुष से महिला में आ जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि भैया ये बताओ इनमें से कौन सी एक बीमारी STD है। फिर आप कहोगे ये STD क्या होती है? तो ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू फैले। तो एक तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज होंगी तो वहां पर बीमारी फैल जाएगी। दूसरी, ये बीमारी यूरिनरी ट्रैक्ट से आ जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है मूत्र उत्सर्जन करने वाला मार्ग। आपने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, पब्लिक टॉयलेट आप देखती हो कितने साफ सुथरे होते हैं। तो एक इंसान ने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, खुदा ना खास्ता उसको बीमारी हो, फिर आपने भी वही टॉयलेट यूज कर लिया, तो आपको यूरिनरी इंट्रैक्ट से आता होता हुआ आपके बॉडी में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना बच्चा। इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज ए STD। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, एक यौन संचरित रोग है। राइट। अब इसमें होता क्या है तो बच्चा वो देख लो। इस तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उस पे अल्सर पड़ जाते हैं। इनको वोट बोलते हैं। वोट का मतलब होता है छाले से पड़ जाएंगे और फिर उन छाले फूट जाएंगे और उनसे खून निकलता है। हाथ पे भी इस तरीके से हो सकते हैं पेनलेस सोर। ठीक है, यानी कि जो जेनाइटल एरिया होते हैं उनके ऊपर, मेल फीमेल बॉडी दोनों पे इस तरीके के ऐसे बहुत सारे क्या पड़ जाते हैं? वोट पड़ जाते हैं। वोट का मतलब होता है बच्चा मस होता है ना, एक तो वो मस होता है जो आप देखते हो, ये दूसरे मस होते हैं, ये फूटने वाले होते हैं और इनसे खून निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है बच्चा कि इसकी स्टेज होती है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे तो आपको इस तरीके के अल्सर से दिखेंगे, मांसपेशियों में दर्द होगा, सर में दर्द रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज में जाके आपको बुखार आने लग जाएगा। स्टेज थर्ड आएगा तो बच्चा वो फूट जाएंगे वो वोट और उनसे खून वून निकलना शुरू हो जाता है। और इससे जो जिस भी इंसान को हुआ है ना, उसको बहुत ज्यादा पेन भी होता है जेनाइटल एरिया में, और उस इंसान को मतलब आगे चलकर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी भी तरीके का घाव भी पड़ सकता है। तो इट इज ए डेंजर। अब आप कहोगे मैम इसका इलाज क्या है? तो इलाज इसका, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बहुत सारी ड्रग्स देगा। ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स का मतलब होता है हैवी मेडिसिन वगैरह देगा। बाकी इसका कोई वो जो रोट पड़ते हैं उनको आगे ना फैले तो उसको लेजर वेजर ट्रीटमेंट से भी हटाता है या क्रायोथेरेपी वगैरह भी करता है। तो ये खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में जागरूक होना आपको बहुत जरूरी है। राइट, तो ये आपसे इसके बारे में क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। होता क्या है, तो इसमें जो जेनाइटल एरियाज होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होने लग जाता है बच्चा? इन्फेक्शन होने लग जाता है। ठीक है, अब लास्ट आपकी बैक्टीरियल डिजीज है 10 नंबर पर, दैट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होती है ना बहुत बार, अभी बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं हम,
बिन मौसम की बारिश होती है तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है? खाना जहर की तरह काम करने लग जाता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कुछ भी खाओ यार, कुछ खा ही नहीं पा रहे, ठीक है? इसको बोलते हैं भोजन विषाक्तता हिंदी में। भोजन विषाक्तता। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि भैया कुछ भी खा रहा हूं मैं और मुझे क्या हो रहा है? पेट में दर्द, खाते ही पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा सुना होगा ना? जब बिन मौसम की बारिश आती है तो ये बैक्टीरिया बहुत सारे पनप जाते हैं। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चा, इसका बैक्टीरिया मुझे याद नहीं है अब कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ जरूर है कि फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मुझे याद है किसी तो एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लस्ट्रोडियम बोट्यूलिनम, लिख लो क्लस्ट्रोडियम डियम बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम। ये आप गंदा खाना और गंदा फूड खाओगे, ऐसा खाना और ऐसा पानी पी लिया, जूस पी लिया, ऐसे फ्रूट्स खा लिए जिसके अंदर ये बैक्टीरिया था, पेट में जाएगा, पेट में इंफेक्शन कर देगा, आंतों में इंफेक्शन करेगा ये बैक्टीरिया, कुछ भी खाओगे पेट में दर्द होगा। और पेट में डॉक्टर बोलते हैं कीड़े पड़ गए अपने भाषा में, है ना? वो कीड़े नहीं होते, वो बैक्टीरिया पनपना होते हैं, वो बैक्टीरिया पनपना होते हैं। उल्टी दस्त लग जाएंगे, कुछ भी चीज खा रहे उल्टी दस्त, पेट में दर्द होगा कुछ भी खाते समय, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा देखो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या खा लिया था आपने? कुछ अनाप शनाप खा लिया था क्या आपने? है तब आपको याद आएगा, अरे मैंने तो गोलगप्पे खाए थे, अरे मैंने तो भेलपूरी खाई थी, अरे मैंने तो ये खाया था, वो खाया था, है ना? फिर आपको डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है जिससे आपको ये फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाती है। तो ये वो 10 बीमारियां थी बच्चा जो बैक्टीरिया से हम लोगों में होती हैं। आपको याद होगा ना, इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाई थी कि ये 10 बीमारियां मैं आपको पढ़ाऊंगी जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। ट्रीटमेंट बच्चा इनकी दवाइयां हैं, कोई ट्रीटमेंट एग्जाम में नहीं आता है। जिसका अलग से वैक्सीन होगा, टीका होगा, वो मैं लिखवा दे रही हूँ, आप खुद देख लो, डीपीटी, बीसीजी सब लिखवा रही हूँ। बाकी दवाइयों के नाम मैं थोड़ी बता सकती हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर विनीता, राइट? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, राइट? और नोट्स आप बना रहे हो, मैं सब कुछ लिखती हूँ बोर्ड पे, आप थोड़ा बहुत लिखवा दिया करो। लिखवा सब कुछ तो लिख रखा है बोर्ड पे, एक एक चीज तो लिख रखी है बोर्ड पे आपको। तो ये 10 बीमारियां थी, देख लो। कोलेरा, टाइफाइड, ये सारी आपको याद रखनी है, बैक्टीरिया से होती है। कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस, फूड पॉइजनिंग एंड सिफिलिस ठीक है? पंकज कह रहे हैं इनका उपचार बताओ। पंकज एंड विनीता, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर होती तो आपको थोड़ी पढ़ा रही होती, पेशेंट को देख रही होती ना। आई एम ए टीचर, और टीचर का काम होता है सिर्फ ये बताना कौन सी बीमारी किससे होती है, उपचार बताना नहीं। अगर मैं टीचर बन गई, मैं डॉक्टर बन गई, तो फिर डॉक्टरों का काम कौन करेगा, राइट? तो ये 10 बीमारियां आपको पढ़नी थी जो बैक्टीरिया हम लोगों में करता है। अब दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज आएंगी, वो आएंगी वायरस डिजीज या वायरल डिजीज। ये ज्यादा है बच्चा, ये थोड़ी ज्यादा है, और वायरस भी तो बहुत ज्यादा होते हैं। विषाणु जनित रोग, वो बीमारियां जिनका जन्म किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है? अब जरा मुझे ये बताओ वायरस होते क्या है? कितनी सारी बातें आप वायरस के बारे में जानते हो, पहले मुझे ये बताओ। पहले ये तो पता होना चाहिए ना वायरस होते क्या है, फिर वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ोगे ना आप। हाय 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 वानी, हाय। अभी आई दीदी, ठीक है? अभी आ रही है 10 मिनट्स में। वायरस क्या होते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो, ठीक है? देखो बच्चा, लेप्रोसी का कोई वेक्टर, जो बीमारी स्किन से होती है ना, उसका वेक्टर तो हवा है, उसके आसपास आप बैठ गए, है ना? समझ रहे हो आप? अगर मुझे लेप्रोसी हो गया, मेरे टच में आ गया, आपने हाथ मिला लिया मेरे से, मेरा हाथ का बना हुआ खाना पीना खा लिया, तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो सुनो वायरस क्या होते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे वायरस की बीमारियों के बारे में। वायरस होते क्या है? वायरस की जब बात करते हैं तो ये एसेल्युलर होते हैं। एसेल्युलर का मतलब क्या होता है? अकोशिकीय, यानी कि मैम इनके अंदर सेल नहीं होती। मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में कि वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं होती है, ये एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये भी माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स का मतलब होता है ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है ये भी इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना? वायरस की बात करते हैं तो वायरस बच्चा जब तक किसी होस्ट सेल में नहीं आते हैं तो ये नॉन लिविंग की भांति काम करते हैं। नॉन लिविंग का मतलब है कि ऐसे ही पढ़ा, ये निर्जीव है। जैसे ही इसको कोई होस्ट सेल मिल गई, होस्ट सेल को हिंदी में कहते हैं पोषिता। पोषिता क्या होता है बेटा? पोषिता का मतलब है इसको कोई ह्यूमन बॉडी मिल गया, हमारा शरीर मिल गया, इसको कोई प्लांट मिल गया, इसको कोई बैक्टीरिया मिल गया, इसको कोई सांप बिच्छू कुछ भी मिल गया, उसके बॉडी में गया और जाके वहां पर क्या करता है? ये लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, एक सजीव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। होस्ट सेल का मतलब होता है बच्चा कोई भी बॉडी जिसके अंदर जाके इंफेक्शन कर रहा है। मेरी बॉडी में आ गया तो मैं होस्ट सेल हूं उसके लिए। किसी सांप में आ गया, सांप उसके लिए होस्ट सेल है। तो कहने का मतलब है कि जो वायरस होते हैं वो जब तक एनवायरनमेंट में पड़े हैं, किसी होस्ट सेल में नहीं आए थे, तब तक वो नॉन लिविंग है। जैसे ही किसी होस्ट सेल में आए वो लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग या लिविंग नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। हम वायरस को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं। वो कड़ी जो किसको किससे जोड़ती है? सजीव को निर्जीव से या निर्जीव को सजीव से जोड़ती है, राइट? तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है। अब बच्चा इसमें सेल नहीं है, याद रखना एग्जाम में आ जाए कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल नहीं है लेकिन वो बॉडी में आके लिविंग की तरह बिहेव करता है, दैट इज वायरस। जब वायरस के बारे में आप स्टडी करते हो तो एक ब्रांच बन जाती है जिसको वायरोलॉजी कहा जाता है।
वायरोलॉजी साइंस की एक अलग से ब्रांच है जिसके अंदर आप सिर्फ वायरस के बारे में पढ़ते हो और किसी चीज के बारे में पढ़ते ही नहीं हो। अगर पूछे आपसे कि वायरस की खोज किसने की थी, जैसे बैक्टीरिया की पढ़ाई थी ना लास्ट क्लास में, वैसे वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने, ये वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। अच्छा, पता है इन्होंने पहला कौन सा वायरस खोजा था? इन्होंने खोजा था टीएमवी। टीएमवी की फुल फॉर्म थी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू का जो पेड़ होता है ना, उसमें इन्फेक्शन कर रहा था ये, उसमें इन्फेक्शन कर रहा था ये, यहां पे खोजा गया। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस। तंबाकू मोज़ेक विषाणु, ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है। तो इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस को खोजा। कौन सा वायरस? तो आप बताओगे बच्चा, टोबैको मोज़ेक वायरस। अच्छा, तुम लोगों को लगता होगा वायरस सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं, प्लांट में बीमारियां करते हैं वायरस। टीएमवी, पीएमवी, प्लमपॉक्स वायरस आपने सुना होगा, प्लांट्स में हो जाता है। तो ये किसी को नहीं छोड़ते, वायरस किसी के सगे नहीं होते। वायरस कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। कोई सुना कोई वायरस अच्छा है? बैक्टीरिया अच्छे हो सकते हैं, मैंने बताया। वायरस कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वायरस किसी को नहीं छोड़ते। सांप, बिच्छू, मकड़ी, प्लांट, हम लोग सब में बीमारियां कर देंगे, इसलिए वायरस कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और बैक्टीरिया फिर भी हम मान लेते हैं कि थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। अब आप मेरे से पूछो कि मैम वायरस किसके बने हुए होते हैं? देखो, मैंने कहा वायरस में कोई सेल नहीं होती, यानी कि इसके अंदर सेल नहीं है। ठीक है, सेल नहीं है, फिर भी आपने इसको लिविंग बोला। क्यों बोला? अगर आपसे कोई पूछ ले तो, कि वायरस लिविंग सेल है नहीं, फिर भी आपने इसको लिविंग बोल दिया, क्यों बोला? क्योंकि वायरस में बच्चा दो चीजें होती हैं। वायरस किसका बना हुआ होता है? जब भी आप किसी वायरस का डायग्राम बनाते हो तो कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है। ठीक है, तो पंकज जी आप फिर ना पढ़ लीजिए, एक काम कीजिए, है ना, फिर आप पढ़ लीजिए, एक काम कीजिए, आपको बैच में आना ही नहीं चाहिए था ना, चलो मैं आपको यहां से ब्लॉक करवा देती हूँ। राइट, ओके, ठीक है पंकज जी, आपको मैं इस बैच से ब्लॉक करवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है बेटा। राइट, चलो अब सुनो, वायरस दो चीजों के बने हुए होते हैं। किसके? वायरस का जो सबसे बाहर वाला ये जो कोट होता है, इसको बोलते हैं कोट। कोट का मतलब होता है आवरण, आवरण। और ये आवरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैप्सिड। इसको कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है ना बच्चा, ये हमेशा प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। आपको याद है जब कोरोना वायरस नया नया आया था तो लोगों ने कहा था कोरोना एक वायरस है, उसके ऊपर इस तरीके से कीले से निकली हुई है ना, कीले निकली हुई है, स्पाइंस निकली हुई है। और ये स्पाइंस किसकी बनी हुई थी? ये स्पाइंस प्रोटीन की बनी हुई थी। ठीक है, याद है ना, समझ में आया? तो कोई भी वायरस, सर कोरोना वायरस की बात नहीं कर रही मैं, कोई भी वायरस हो, इसका जो ऊपर वाला कोट होता है ना, ये हमेशा प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसी प्रोटीन की हेल्प से वो सेल्स के अंदर घुस जाते हैं। इसी प्रोटीन की हेल्प से वो किसी भी सेल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस अगर मेरी बॉडी में आया होगा ना, तो वो किसकी वजह से? वो अपने इसी प्रोटीन की वजह से मेरी सेल्स के अंदर घुस गए। ऐसे हमारी कोई सेल है, इस सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, और इस यहां पे आएगा इस वायरस का ये प्रोटीन, और ये आके ऐसे घुस जाएगा, ये आके ऐसे घुस जाएगा। और वायरस के अंदर क्या होता है? अंदर होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। कुछ वायरस ऐसे होंगे जिनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा, और कुछ ऐसे वायरस होंगे जिसमें आरएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते किसी वायरस में। कुछ ऐसे वायरस जिनमें डीएनए होगा, कुछ ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होगा। ठीक है, ये पंकज जी क्या कहना चाहते हो? आप हो कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। पंकज जी का कहना है कि आप ऐसे मत पढ़ाओ, हम यूपीएससी की कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप किसकी कोचिंग कर रहे हो? पहले ये बताओ, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? पढ़ना लिखना है या फिर किसी ऐसे ही आके बस कमेंट ही कर जाना है? पंकज जी का कहना यह है बच्चों कि हम यूपीएससी की स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वाह पंकज जी, आप तो तालियां बनती हैं। आप ना, अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो भी इस एटीट्यूड से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। राइट, क्योंकि कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में आपको? तो याद रखिएगा, वायरस हमेशा दो चीजों का बना हुआ होता है। वायरस का जो बाहरी जो कोट होता है वो प्रोटीन का, और इसी प्रोटीन से वो हमारी सेल्स में एंटर करते हैं। और वायरस जिसकी वजह से आतंक मचाते हैं ना इतना, वो इसकी वजह से मचाते हैं। अगर किसी वायरस में ये दोनों नहीं होंगे तो वो वायरस काम का ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता हमें, वो कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों किसी वायरस में एक साथ नहीं आ सकते हैं। आपको मैं बताऊं, खतरनाक ज्यादा ये होते हैं, ये वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे एचआईवी कितनी खतरनाक बीमारी है, क्यों? क्योंकि वो आरएनए वायरस की होती है। जैसे कोरोना, कोविड आया था, वो भी आरएनए वाला था। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं बच्चा। तो मैंने कहा वायरस के अंदर सेल नहीं है, फिर भी वो लिविंग क्यों हो जाता है? किसकी वजह से? इसकी वजह से, अपनी न्यूक्लिक एसिड की वजह से। अपनी न्यूक्लिक एसिड की वजह से वो लिविंग्स के जैसे कैरेक्टर हमारे बॉडी में छोड़ना शुरू कर देता है। तो वायरस क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, और पहला वायरस खोजा हुआ कौन सा वायरस था?
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वायरस कितने, अभी अभी आ रही मैं, आप चलो वानी, वायरस कितने टाइप के होते हैं। वायरस कितने टाइप के होते हैं? वायरस को हम बोलते हैं, जो वायरस हम लोगों में बीमारी करते हैं, जो वायरस हम लोगों में बीमारी करते हैं उसको कहते हैं ह्यूमन वायरस। ह्यूमन वायरस नाम से क्लियर है भाई, ऐसे वायरस जो हम लोगों में बीमारियां करें, ठीक है। और दूसरा, ऐसे वायरस जो प्लांट में बीमारियां करें उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। अब जो तीसरा आता है ना बच्चा, इसके बारे में शायद आपने नहीं सुना हो। तीसरे को कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, देखो बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, जीवाणु, और फेज का मतलब होता है किल करना। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं और उसको मार देते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं और उसको मार देते हैं। मैंने बताया ना, वायरस किसी के सगे नहीं होते हैं, बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कौन से होते हैं, या बैक्टीरिया किलिंग वायरस कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया का भक्षण कर जाते हैं, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसको कौन सा वायरस कहते हैं? तो आपको बताना है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। तो 3 टाइप के वायरस होते हैं, मैं दिखाती हूं वायरस दिखता कैसा है। एक कॉमन वायरस को जब भी आप बनाते हो तो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है वायरस। देखो ये इसका कैप्सिड है, देख लो ये प्रोटीन का बना हुआ है, और ये इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस तरीके से वायरस, ये आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये कोरोना वायरस की फोटो है बच्चा, कोरोना वायरस कुछ ऐसा था, ये देखो ना स्पाइन्स लगे हुए, कांटे लगे हुए, इसी की हेल्प से ये हमारी सेल्स में ऐसे घुस जाते थे, है ना। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है एक, समझ में आ गई मेरी बात। तो हम अब कल की क्लास में पढ़ेंगे कि ह्यूमन वायरस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से में बीमारियां करते हैं। प्लांट वायरस मैं यहाँ पे 2-3 नाम बताऊंगी, लेकिन उसके बाद हम जब बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, और इसके बारे में कल थोड़ी बात करेंगे। फिर हम वायरस डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। मैम किसी ह्यूमन को मशीन की तरह रिपेयर करके दोबारा जीवित क्यों नहीं किया जा सकता? मशीन तो मशीन थोड़ी है ह्यूमन। हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी मशीन की तरह काम करता है, लेकिन मशीन है नहीं ना हमारा बॉडी। हाँ, हमारे ऑर्गन्स मशीन नहीं है, मशीन में तो तेल डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी से चला लोगे। हमारे हमारे ऑर्गन्स इलेक्ट्रिसिटी जिस दिन चलने लग गए उस दिन तो दुनिया मतलब समझ रहे हो सब अमर हो जाएंगे, ठीक है। पंकज जी आई डोंट नो आपको क्या प्रॉब्लम थी क्लास में। आपका कहना ये था कि मैम हम यूपीएससी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप इतना क्यों पढ़ा रही हैं, शायद आपका यही बोलने का मीनिंग था। तो पंकज जी आपको मैं बता दूं, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूं, मैं ऐसे ही पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूं, शायद भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं अगले 8 साल तक भी मैं ऐसे ही पढ़ा रही होंगी। आपको पढ़ना है आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपको मैं वैसे ही ब्लॉक करवा दूंगी इस बैच से, राइट। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, आपका नाम मैंने नोट कर लिया है ना। तो आपको नहीं पढ़ना है, मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हूँ जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, जो अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपना 100% देना चाहते हैं, मैं उनके लिए आती हूँ। आप जैसे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए नहीं आती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं उनको पढ़ाती हूँ, और यही लेवल मैं आज से 8 साल पहले पढ़ा रही थी, यही मैं अब पढ़ा रही हूँ, और जहां मुझे लगता है ज्यादा डीप में जाना चाहिए वहां पे मैं वैसे ही पढ़ाती हूँ। आपके कहने से, आप जैसे 4-5 बच्चों के कहने से मैं अपना तरीका नहीं बदलने वाली हूँ। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि पीपीटी लाके यहाँ पे पढ़ा के 4 लाइन अंडरलाइन करके निकल जाऊँ, बच्चे खुश पीपीटी दे दूं, बच्चे कहें वाह क्या टीचर है, क्या मस्त पीपीटी मिली कलरफुल, है ना। ये आप स्कूल में नहीं हो आप, है ना, ठीक है। तो पंकज जी मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, आप भी एक स्टूडेंट हो सकता है कोई टीचर वीचर हो, क्योंकि बतेरे टीचर मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, सेम कंटेंट पढ़ाते हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन, इसमें से बहुत सारे होते हैं जो ग्रेटफुल होते हैं, जो आके बोलते हैं कि मैम, जैसे मैं एक बच्ची है बहुत अच्छा कर रही है, 11th 12th क्लास को पढ़ाती है शिमला में, मैं गई भी थी उसके स्कूल में, बड़ा अच्छा लगा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बैच परचेज करके पढ़ते हैं फिर पढ़ाते भी हैं, और वो लोग कुछ होते हैं जो ग्रेटफुल रहते हैं, आके थैंक यू भी बोलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं आप जैसे जिनको लगता है कि मैडम काय को पढ़ा रही है इतना। आप अगर 2010-11 में एसएससी का एग्जाम देते ना तो शायद आपको इतना डिटेल कभी पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि पहले पता है कैसे क्वेश्चन आते थे, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं 2012-13 में, लेकिन आज कंपटीशन पता है ना कहां, यहाँ एक नंबर छोड़ो 0.35 मार्क्स से एक बच्चा बाहर हो गया था। कल मेरे पास फोन आया था, 4 एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, जाने कौन कौन सा, तुर्कवेश्वर नाम है उस बच्चे का। तो मैं उन बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए नहीं आती हूँ यहाँ पे पढ़ाना, ठीक है। कोई बात नहीं, अब आप सॉरी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, आपके कहने का क्या मतलब था, कैसे मतलब था, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस बैच से आप पहले स्टूडेंट है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आखिरी भी रहे, कि आपको मैं इसके बाद कोई बच्चा मुझसे ये ना बोल पाए, ठीक है। ओके चलो, ठीक है बच्चा, फिर कल मिलते हैं। कल हम वायरस डिजीज कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरस थोड़ी ज्यादा होती है डिजीज, और तो कुछ कुछ बड़ी होती है, जैसे एचआईवी एड्स, बड़ा एक क्लास लगेगा उसको पढ़ाने में, है ना। तो एचआईवी एड्स का तो मैं एक अलग से ही वीडियो बना के आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन 2 क्लास लगेंगी वायरस को पढ़ने में। फिर एक क्लास में फंगस और प्रोटोजोआ वाली कर लेंगे, और फिर एक क्लास में जेनेटिक डिजीज, फिर थोड़ा कैंसर, इनके वीडियो मैं आपके डालूंगी बना के, ठीक है, इनके बना के डालूंगी वीडियोस। चलो मिलते हैं बच्चा कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।